और मैंने फादर से सीखा। और मुझे लगता है लगभग अभी तक मैंने कम से कम भी 2-2.5 हज़ार पोर्ट्रेट बनाए होंगे। मैक्सिमम जम्मू में मशहूर है हमारी फैमिली। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। कलाकार की कला जो है वो उसको पहचान देती है, और आज हम एक ऐसे कलाकार से मिलने आए हैं जो शायद किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आनंद फैमिली के विजय आनंद जी की, जिन्होंने कला के सफ़र में जो है अभी तक जो है 45 साल गुजार चुके हैं, और इनकी कला की क्या तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। मेरे पीछे जो ये आर्ट है, ये भी अगर आप देखें तो ये दर्शाता है कि एक कलाकार की ज़िंदगी जो है इसकी कला की जो एक रूह होती है वो जो है उसके आर्ट में दिखती है। विजय जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। जी नमस्कार। विजय जी, सबसे पहले मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सफ़र ख़ास तौर पे इतनी बारीकी आपकी जो कला में दिखती है, और लगता है जैसे एक जिंदा इंसान बोल रहा है। आपकी पेंटिंग्स बात करती हैं एक इंसान से, तो इतनी महारत आपने कैसे अभी तक जो है अपने काम में लाई? इसमें ऐसा हुआ कि ये हमें घर में मिली। कोई मेरे पिताजी श्री देवदास जी, वो घर पे जब करते थे तो हम तब छोटे थे, काफ़ी छोटे थे। तो एक पेंटिंग कैसे बनाई जाती है और किस तरह से बनाई जाती है, तो वो हमने अपनी आंखों के सामने खुद देखा। और देखते देखते उसमें ऐसा हुआ कि शौक तो हमें भी था ही। तो मुझे याद आ रहा है कि उस टाइम जब हम पढ़ते थे तो वो थी एक स्लेटी और स्लेट, बिल्कुल। ठीक है। तो हम वो चाक से वो ज़मीन पर ही शुरू कर देते थे ड्राइंग बनाना। अच्छा। तो वो शायद मुझे लगता है मेरी वो पहली पेंटिंग होगी वही, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो फादर साहब कभी कहते थे कि विजय, मतलब तुम थोड़ा सीख रहे हो, या तुम्हारा जो इंटरेस्ट उसमें ऐसा है कि वो उम्र ऐसी थी कि वो उनकी कोई गाइडलाइन, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ मुझे ऐसे बोला ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। मेरे आगे हमारी जो जिज्ञासा थी, जो हमारा जो इंटरेस्ट था, वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया। अब आर्ट में जो मैं अभी इस एज पे आके और पीछे जब झांकता हूँ तो हम सोचते हैं यार हमने वो क्या था समा, हमने कैसे सीखा। तो वो एज ऐसी होती है, आप सीखते नहीं कि आपके, अब मान लो अगर हम घर में 3-4 बहन भाई हैं तो एक का इंटरेस्ट है, दूसरा नहीं कर रहा। तो ऐसे होता था कि लड़के बाहर खेल रहे हैं मगर हम घर पे पेंटिंग बना रहे होते थे। और जैसे मेरे मोहल्ले के लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो मुझे अभी तक याद है कि हम किसी सीढ़ी में बैठे घर के बाहर किसी के, तो लड़के लाइन लगी है सभी, वो स्कूल के पैड लेके खड़े हैं। तो एक कहता मुझे हनुमान जी बना दो, एक कहता मुझे कृष्ण बना दो, एक कहता मुझे लैंडस्केप बना दो। तो हमारा तब से ही वो एक तरह का आपको अच्छा लगता था कि मतलब बच्चे आपके पास या आपके दोस्त आपके पास आ रहे हैं, मुझे बना दो। हाँ, नहीं वो उसमें ऐसा है, देखो वैल्यूज जो होती है ना, वैल्यूज तब तो शायद ना था, इतना पता भी नहीं था, मगर ये था यार मैं कुछ हूँ। अच्छा। एक चीज़ तो है मेरे पास जो सभी को खींचती है मेरी तरफ। तो वो मैं सोचता हूँ खाली मेरे अंदर नहीं थी, उन बच्चों में भी थी। मगर ये है कि मुझे घर पे माहौल मिला, मेरा एक रास्ता बनता गया, और उनका भी चलो बच्चे कहीं अपने अपने फील्ड में निकल गए। तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो हर आदमी के अंदर वो मौजूद है। अब डिपेंड करता है कि उसका वो रास्ता बनाता है या उसको मिलता है कैसे। तो ये टाइम का वो एक। क्या आपको लगता है कि आर्ट में बहुत सारे बदलाव आए क्योंकि जब से आप आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तब से लेके अब तक जो है आर्ट में तब्दीलियां आई, आर्ट में डिफरेंट तरीके के टूल्स यूज़ कर रहे हैं आज। क्या आपको लगता है कि उससे आर्ट में जो है एक एवोल्यूशन जो आना चाहिए वो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पहचान नहीं है, कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से पहचानना चाहिए, लोग जिस तरह उसको पहचाने, वो पहचान नहीं पा रहे हैं अभी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये एक बहुत बड़ा एक हम कहेंगे एक खिला
खाली स्थान जो भरा नहीं जा सकता। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हम जब फादर के साथ काम करते थे तो मान लो हमारी जो स्कूलिंग हो गई वो ऐसे हो गई कि एक जो रामलीला होती थी, जहाँ कोई ड्रामा हो रहा है तो उसके लिए एक बड़ा सा एक चित्र बनाया जाता था, उसको हम बोलते पर्दा। अब पर्दे में आपने महल दिखाना है, जहाँ किसी बाजार का सीन दिखाना है, तो आज का बच्चा वो चीज़ शायद समझ नहीं पाएगा तो उसमें क्या टेक्निक्स क्या हैं, उसको कैसा बनाया जाता है। तो मान लो आपने कोई 20 फुट बाई 20 फुट का एक नीचे चादर बिछा दी, तो उसी पे कोटिंग की, तो उसमें आप महल बना रहे हैं। तो आज के बच्चे को पूछो यार ये कैसा बनाया जाता है, वो कहते हैं इतना फुटा कहाँ से लाऊं। ठीक है ना, उसके टेक्निक्स हैं। तो हमारा जो सीखना हुआ वो एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे ज़माने में बदलाव आए, कल्चर में बदलाव आए, सोसाइटी में जितनी तब्दीली आई, हमारा आर्ट वहीं से चलता गया, बदलता रहा, चलता गया। जैसे कि किसी ने अपने बाप की फ़ोटो बनानी है तो तब फोटो होती थी ब्लैक एंड वाइट, और वो कहता मेरे घर में फ़ोटो है, पूजा में रखी, आधी आँख नहीं है उसकी, आधी आँख उड़ी हुई है। तो यानी जी मुझे अपने बाप की फ़ोटो बनानी है, आँख आप सीधी कर दो और मुझे कलर फ़ोटो बना दो, मतलब वो सीधी हो जाती। वो भी बनाते थे। और मैंने फादर से सीखा, और मुझे लगता है लगभग अभी तक मैंने कम से कम भी 2-2.5 हज़ार पोर्ट्रेट बनाए होंगे। मैक्सिमम जम्मू में मशहूर है हमारी फैमिली, और जम्मू के लोगों का आर्ट का लेवल ये था, ये भी मैं एक हंसने की बात बोलूँगा कि इस सोसाइटी में आर्ट करके सरवाइव करना, फैमिली को पालना, ये बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। ठीक है। तो पिताजी हमारे जब पोर्ट्रेट बनाते थे तो 1-2 आदमी ऐसे आए हमारे पास, तो एक तो बड़े हंसने वाली बात है, वो कहते हैं मेरे बापूजी की फ़ोटो बनाइए। तो पग डाली हुई उन्होंने, ऐसे डोगरा पग डालते थे। बिल्कुल। पोर्ट्रेट बन गया, ठीक हो गया। तो अब वो बंदा कह रहा है जी जो पग के जो पीछे एक होता है ऐसे उल्टा पीछे वाला, वो नज़र नहीं आ रहा। तो पिताजी ने हंस के बोला यार इसके कैनवस के बैक साइड बना देता हूँ। तो कभी पिताजी से डांट पड़ती थी, मतलब अगर जब आप काम करते थे उनके साथ, कभी डांट पड़ी कि भाई ये तुम्हें गलत कर रहे हो, यहाँ तुम्हें आ नहीं रहा है, इस तरह की जब डांट पड़ी, वो डांटते थे कभी? नहीं, आर्ट में मुझे लगता है उनकी जो हमारे लिए जितना भी था, उनका जो गाइडलाइन थी, वो डांट से नहीं कहते, वो कहते यार ये सवाल है, आप खुद देखो क्या है, कैसे करना है। अब देखो एक 2-3 पॉइंट मैं बोलता हूँ इसमें। एक चीज़ बोलते हैं हम बैलेंस। बैलेंस का मतलब जैसे एक कोई ट्रायंगल या स्टैंड है कोई, तो अगर उसका पॉइंट अगर नीचे 0 है तो जो जहाँ तो आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, ठीक है ना, वो ग्रेविटी से खड़ा तो है मगर उसका बैलेंस नहीं है। तो उसके लिए तीसरी टांग चाहिए, चाहे डाउन हो, स्लो में खड़ा होगा, मगर वो खड़ा करने के लिए पेंटिंग में भी एक चीज़ लागू होती है कि उसको बैलेंस, पहली चीज़ बैलेंस। ये चीज़ उन्होंने बताई कि कंपोजिशन क्या चीज़ है। तो कोई भी चीज़ खड़ी होगी अर्थ पे तो उसका एक बैलेंस होगा। ठीक। लेकिन जैसे एक आम व्यक्ति, मैं लेमैन की बात करूंगा, एक जो बेचारा ग्राउंड पे बात करता है, उसको लगता है कि तस्वीर कशी क्या है, मतलब जैसे किसी की तस्वीर अगर बनानी है या एक आर्टिस्ट का जो ये आर्ट होता है बहुत आसान है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि ये किस तरीके से एक जिंदा इंसान जो है इस तस्वीर में आप उसकी तस्वीर कशी करते हैं और वो बोलता भी है? सही, मतलब कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है उस आर्ट में। देखिए, आर्ट में जो पहले वाला सवाल था आपका, उसको मैं आगे लेके चलता हूँ, फिर इस चीज़ को मैं जोड़ूंगा साथ में, ठीक है। तो वो मैंने एक एग्जांपल दी और मैं कह रहा हूँ स्टेप मैंने सीखता गया, जैसे वो चलता गया। अब पहले तो हम ये जोड़ते हैं कि आज के बच्चों में वो चीज़, आज इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ है कि हमारे पास इतने सारे मीडियम मिल जाते हैं बाज़ार में। तो वो ज़माना था कि आर्टिस्ट रंग खुद घोल के खुद बनाता था, तो फिर वो काम करता था। बिल्कुल। तो आज हमें हर चीज़ रेडीमेड मिलती है, और उसमें से एक गैप आया है, एक चीज़ कि जैसे मैं फिगरेटिव काम कर रहा हूँ, तो फिगर की मुझे नॉलेज है कि इतने हेड ये मेरी चौड़ाई है, इतने हेड मेरी लंबाई है। जैसे पेंटिंग है उसमें 3D कैसे आता है, ये पर्सपेक्टिव है। जैसे कलर का है, कलर पर्सपेक्टिव क्या है, दूर जाके चीज़ किस टिंट में जाएगी, नज़दीक आके किस में होगी, ठीक है। तो नंबर 3
आर्ट में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मगर मुझे लगता है इस टाइम पे आके वो स्कूलिंग नहीं हो रही बच्चों की। पहला सवाल तो ये है, ठीक है। अब हमारे पास वो स्कूलिंग नहीं है तो हमारा माध्यम क्या है, हम कैसे उस चीज़ को पकड़ रहे हैं। तो हमारे पास जो सामान है वो हम वही जुटाते हैं। जैसे फोटोग्राफ कैमरा है मेरे पास, जहाँ मोबाइल है, मैंने फ़ोटो उठाई तो फ़ोटो मैंने कॉपी किया, तो मैंने बोला ये पेंटिंग है मेरी। मैंने देखा बुद्धा का बड़े आर्ट चल रहा है तो मैं बुद्धा बनाना शुरू कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये बेसिकली इंस्पायर है। हम किसी चीज़ को देख के उसको फॉलो कर रहे हैं, ना कि अपने आप को ढूंढ रहे हैं। आर्ट करने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो तभी वो आर्ट में वो नवीनता आएगी, तभी आर्ट में एक अपनी वो शैली आएगी। वो भी सीख के, बिना सीख के आपको वो नहीं मिलेगा। अब जैसे एक चीज़ और बोलता हूँ आपको, अब रंगों की एक भाषा हम बोलेंगे। रंग का मतलब रोशनी, रंग का मतलब रोशनी, और रंग वार्म भी है, रंग कूल भी है। छाया के रंग अलग हैं, रोशनी के रंग अलग हैं। नंबर 2 हो गया ना। नंबर 3, रंग नेचर में, जैसे हम नेचर में जा रहे हैं तो रंग, अगर हम एक पहाड़ देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं ग्रीन है, जब दूर से देखते हैं वो हमें ब्लू, लाइट ब्लू नजर आता है, ऐसे फेंट जैसे ग्रे जैसा। ठीक है। तो ये भाषा क्या है। तो ऐसे कलर में मूड भी है। तो आप बड़ी हारमोनी बना रहे हो, ऐसे खुशहाली का बना रहे हो, तो उसमें कलर थोड़े चाहिए। अब इस तो अब उसमें एक वो फैसला ये नहीं है मैं करता हूँ कि ये चीज़ ऐसी चाहिए। ये आपका 5 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उनको बोलो यार एक मधुर सा सीन बनाओ। और मधुर तो एक लफ्ज़ है जो किसी को भा जाए, किसी को अच्छा लगे, फील करे। ठीक है ना। तो 5 आर्टिस्ट बनाएंगे, सेम नहीं बनाएंगे, वो अपना अपना बनाएंगे। ठीक है। तो मगर उसकी फिर भी परिभाषा तो है। परिभाषा ये मैं ये कह रहा हूँ कि उसका बैलेंस तो है ना, इतना ये डालना, इतना ये डालना, इतना ये डालना। तो वो इसका एक एग्जाम्पल क्रिएट हुई कि इस पेंटिंग में ये भाषा है, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसमें चेंज है, ये भी खूबसूरत है, मगर इसमें ये कंपोज किया गया है। तो वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कभी कभी जो है आर्टिस्ट भी, जब जैसे आपसे बात ही हो रही थी, कभी कभी आर्टिस्ट जो है बहुत खुश होता है, कभी कभी वो जो है बहुत दुखी होता है। जैसे अभी आपने ये बात, क्या वो उस दुख को जो है अपनी उस आर्ट में जो है उतारता है और उस खुशी को उस आर्ट में उतारता है, या कहीं कोई उसको जैसे कहीं पे कोई जुल्म हुआ किसी के साथ, कहीं पे कोई अच्छा काम हुआ, तो उसको भी जो है वो उस अपनी आर्ट में जो है उसको कहीं ना कहीं जो है दिखाता है। तो वो आर्टिस्ट की एक क्रिएटिविटी होती है। तो क्या आजकल के आर्टिस्ट में आपको ऐसी क्रिएटिविटी दिखती है? हाँ, ये इसमें ऐसा कहेंगे कि मान लीजिए अब एक कार्टूनिस्ट है। हाँ बिल्कुल। आर्ट की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है ना। तो कोई स्केच कर रहा है, कोई स्टोरी पेंटर है। ठीक है। स्टोरी जैसे आप बुक्स में इलस्ट्रेट करते हो स्टोरी को, तो सभी में वही चीज़ है। मगर आपके हाथ में एक कमांड है, आपके हाथ में एक टूल है। तो टूल का मैं ये कहता हूँ जो सीखा हुआ है उसका टूल स्ट्रांग है। पहली चीज़, जो सीखा हुआ है उसका टूल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अपने टूल से वो हर बात कर सकता है। अब उसको डिपेंड करता है कि उसका टूल कितना स्ट्रांग है, वो बात कर पाता है या ना कर पाता है, तो वो एक लिमिट हो गई। ठीक है। तो अब ऐसे है कि जो तसव्वुर जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन, जो मेन चीज़ है इमेजिनेशन। एक चीज़ है मेरे साथ से कोई हादसा हुआ, ये मेरे साथ कोई अच्छा टाइम गुजरा, ये तो हो गया मैंने सीधा ले लिया। और सीधा लिया गया तो वो हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल हो गया। अब मैंने उसको किसी परिभाषा में या किसी आइडिया में या किसी स्टोरी के द्वारा किसी भी ढंग से एग्जाम्पल, तो वो मेरा इमेजिनेशन काम करता है। वो आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है। वह जो वो इमेजिनेशन है वही आर्ट है, वही आर्टिस्ट वो उसमें क्रिएट करता है। तो ये तो पहली चीज़ है आर्टिस्ट के लिए, इमेजिनेशन, उसका वो तसव्वुर, वो जितना गहरा है, जितना ज़्यादा है, वो उतना अच्छा आर्ट कर सकता है, उतना अच्छा आर्ट कर सकता है। तो बहुत बारी ये भी बात आई कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं कहीं ना कहीं उनको जो है एक दर्द होता है
और उस वो दर्द जो है उनको शायद उस आर्ट में कहीं ना कहीं ज़्यादा महारत हासिल करवाता है। क्या ये सच है? हाँ, अब इसमें एक चीज़ है, ये हम पुराने शास्त्रों में सुनते थे। जब ये पुरानी बुक पढ़ो आप, उसमें कहते हैं वैराग्य। हाँ, वैराग्य, बिल्कुल। ये वैराग्य पहला चाहिए। जब फिल्म देखते हैं वो कहते हैं ये कलाकार चोट खाया हुआ है, ये आशिक। ठीक है, हाँ, ठीक है, आप पहुंच गए। हाँ, तो उसमें यह है कि वैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो थोड़ी बिखरी होती है, बिखरी होती है। आप सोसाइटी में जैसे मान लो मैं ठीक हूँ, तो मेरे घर में मामा का लड़का आया तो मासी का भी आया, मेरा फ्रेंड भी आया, तो मैं बिखरा हुआ हूँ। अब एक माहौल ये आ गया भी ये रूठा हुआ, ये बात नहीं कर रहा किसी से, तो इसका मतलब वो उसकी ड्यूटी फ्री हो गया। अब वो एक ही बात सोच रहा है, चाहे नेगेटिव सोच रहा है चाहे पॉजिटिव सोच रहा है। तो वो छूटना बड़ा ज़रूरी है। आर्ट करने के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य मतलब आपको छूटना। अब उसके बाद आई बात कि उसमें किस चीज़ पे आप केंद्रित होते हो, ठीक है ना। तो अब मैं इमेजिनेशन हूँ, मैं तो अभी यहाँ तो छोड़ दिया, तो बंदा कहता अब जाऊँ कहाँ यार, कहाँ जाऊँ। कहता चलो एक पेंटिंग बनाता हूँ। कहते पेंटिंग बनाता हूँ तो किस पे फोकस करूँ, तो वहाँ से उसका वो कल्पना का वो दायरा शुरू हो जाता है। तो फिर एक रिश्ता बनता है, वो कितनी तो वहाँ रुकता है। तो वो उसकी प्रोटेक्शन, वो कहते हैं उसको प्रोटेक्शन, जो उसका किया हुआ वो पब्लिक को दिखाता है, यार ये बंदा इस मूड में रहा, देखो इसने ये बनाया, ये बनाया, वो चीज़ आएगी, वो चीज़ आ जाएगी। तो आपको वो ढलना पड़ेगा, बिना ढले आप पा नहीं सकते। बड़े बच्चों का ये सवाल भी रहा है कि मिसाल के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि बचपन से वो कलाकारी शुरू करते हैं, मतलब छोटा छोटा देख देख के कि भाई, और किसी में ये भी हुनर होता है कि बचपन से ही वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, लेकिन उसको वो परख नहीं होती है जो एक मंजे हुए आर्टिस्ट की होती है। मतलब जैसे आपको एक नॉलेज है पूरे इस आर्ट की, तो उन बच्चों को किस तरीके से जो है या तो आप तक पहुँचे, या अगर उसने सेल्फ आर्ट खुद सीखना है तो उसका फर्स्ट फंडामेंटल क्या होना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि इसमें एक ऐसा है कि पहली बात हम ये कहेंगे कि हर इंसान में कला होती है। जो 9 रस हैं, कोई गुनगुनाता है, कोई पेंटिंग करता है, तो अपनी अपनी तरह से हर आदमी या हर कोई भी करने वाला उसके अंदर वो बाय नेचर है। अब किसी में ज़्यादा है, ज़्यादा तो है, वह उसको रास्ता नहीं पता कैसे करना। वह गुनगुना रहा है, गा रहा है, जो भी कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, अब उसको रास्ता नहीं पता। अब रास्ते के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो अब हम अपनी सिटी के बारे में बोलते हैं, जैसे जम्मू शहर हमारे, जम्मू कश्मीर जैसा भी है, ठीक। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने फादर के पास रहा तो मैं कुछ थोड़ा बहुत कर पाया। हम कहते हैं एक बड़ी इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, वो बॉम्बे में, और वहाँ पर जो भी इंडिया में पहले वहाँ जाता तो कहता मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। बिल्कुल। फिर वो अपनी काबिलियत देखता है, यार मैं ये तो कामयाब नहीं हूँ, मैं चलो कहीं इधर रुक जाता हूँ। तो उसमें से बहुत बड़े बड़े इंसान बने वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मेरा कहने का भाव यह है कि जहाँ पर जिस चीज़ का चलन होगा वहीं पर चीज़ वो फले फूलेगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये करने जा रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है और खुशी का टाइम है। मगर फिर भी मैं चाहूँगा कि जैसे जो पुराना चलन रहा वो ठीक था अपनी तरह से, जैसे अब है, अभी कोरोना आ गया, बीमारी आ गई, कुछ लोग मिल नहीं पाते ज़्यादा, मगर ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि आर्ट को हम कैसे ले जाएं, मतलब लोगों तक कैसे पहुंचाएं। हाँ, आर्ट को हम कैसे फैलाएं, आर्ट को हम कैसे अपना जो मेरे पास जो हुनर है मैं कैसे दिखाऊं किसी को। तो एक तो माध्यम हमारे पास है, जैसे यूट्यूब है, जैसे ये जो हम ऑनलाइन जो फेसबुक जो भी है, मगर इसमें वो 4 मार नहीं पाता। बिल्कुल। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बन नहीं पाती, ठीक है। तो हमें वो जो कोने वो जोन क्रिएट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो अब जैसे एग्जांपल में आर्ट जोन क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके लिए सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से वही ऑप्शन है कि मान लो हमारा वैष्णो देवी जितने टूरिस्ट पॉइंट हैं, पत्नी जो भी हमारे जो अच्छे जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है, तो मैंने अभी तक देखा फ्रांस में जो हम कोई वीडियो देखते हैं
तो यहाँ पर पब्लिक का हजूम होगा, वहाँ कोई गिटार वाला बैठा होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कोई किसी का स्केच बना रहा है तो उसका रोज़ी भी चल रही है, वो उसको वो भी चल रहा है, लोगों को दिखा रहा है। तो वहीं से वो लोग निकल के वो आर्टिस्ट, उसको एक मौका मिलेगा और उसकी लोगों को, मान लो अब कन्याकुमारी से आदमी है या कोई बाहर से आया तो पता चला यार वहाँ देखा है बहुत प्यारा बजाने वाला है, तो उसका खुद ब खुद उसका एक स्थान उसको मिल जाएगा, सुनेगा। तो ये हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। मतलब आपकी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को कि 8 जून जो है बनाए जाए। नंबर 2 जो एकेडमिक है, तो उसमें जो अभी तक पीछे से अभी तक जो चला, तो मुझे लगता है वो थोड़ा एक जगह पे जाके रुक जाता है, वो बिल्कुल रुक जाता है, वो कहीं सभी की अप्रोच में नहीं आता। तो मान लेते हैं चलो स्टैब्लिश है, तो चलो ये बंदा कैंप में जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा, वो अप्रोच वाले भी होते हैं, वो सारा होता है वो, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है वो कहीं वो चीज़ दब जाती है। बिल्कुल। तो क्यों ना इसको खुला मैदान रख के तो अच्छे जोन बनाए जाएं। तो गांव का बंदा है वो भागगार है, बिल्कुल, कोई भद्रवाह का है तो वो अपना पहाड़ी गार है, बिल्कुल, तो कोई पाटरी है तो वो बंदा, अभी तो गवर्नमेंट ये करती है स्टे प्रोग्राम, ये देखिए ये गोजरी सुनी, 1-2 दिन का प्रोग्राम वो कहते हैं गोजरी सुनी है, ज़्यादा 2000 आदमी होगा सुन लेगा। तो यहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं, उनको पता चले यार वहाँ कन्याकुमारी से आया, बॉम्बे से आया, गुजरात से आया, फॉरेन से आया, तो कहा यार जम्मू में तो कहीं भी चलो यार मज़ा आता। तो आर्टिस्ट बैठे आप सुनो, एंजॉय करो, पेंटिंग करो, सब करो। तो ये एक अच्छा माहौल बनाने के लिए मुझे लगता है ये ज़रूरी है। और एम्प्लॉयमेंट भी इससे, एम्प्लॉयमेंट भी, और दूसरा आर्टिस्ट का वो सर्वाइव होगा, मनोबल भी जो है मनोबल भी बढ़ेगा और सोसाइटी में आदान प्रदान होगा। बिल्कुल। तो गोजरी वाला आएगा तो कश्मीरी से मिलेगा, बिल्कुल, तो जम्मू का मिलेगा वो सारा ले वाले से मिलेगा, बिल्कुल। तो एक तो आपस में मिलाप होगा। आर्ट को जिंदा रखने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत मेरा ये एंगल रहा कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमने जो आर्ट सीखा, हमने इसको कमर्शियली नहीं सीखा, काम हमने कमर्शियल किया, हमारा जो काम है ये लोगों के लिए करते हैं। बस जब हमने सीखा तो घर में हमारे अभी भी हम जितने भी भाई बहन हैं, ज़्यादा नहीं तो हमारा रोज़ का मुझे लगता है 1,500-2 हज़ार रुपया तो ये खाली स्टडी के लिए चलता रहता है। रंग ला रहा है, कोई पैड ला रहा है, वो ला रहा है, देना किसी को नहीं है। ये है कि उसको ज़िंदा रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए ये नहीं कि प्रथा है, ये है कि उसको लगता है ये नहीं करूँगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं खत्म हो जाऊँगा, मेरी वैल्यू तो जीरो, मोहब्बत है आपको नहीं वैल्यू मेरी ख़त्म हो जाएगी। कि मैं अब देखो सोसाइटी में आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ और बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ, मैं एक ऐसे कौम के लिए काम कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और मैंने पहले बहुत सारे काम किए हुए हैं, वो ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊँगा। तो उसमें महावीर स्वामी जो हुए, ये भगवान आदिनाथ हुए, ये जैन परंपरा के हैं, तो उनके 108 आचार्यों के चित्र बनने हैं, उनकी टेम्पल में मूर्तियाँ लगनी हैं। तो वह वो सभी तो हैं नहीं, कुछ तो पुरानी शैली में हैं मूर्तियाँ। अब जो 100 बनाने हैं तो इसमें 3-4 हज़ार साल का वो एक पीरियड है। तो जो आचार्य हैं वो बोलेंगे तो हम, मैं और मेरे ब्रदर, हम वो बनाने अभी मतलब शुरू कर रहे हैं। आपके सामने चित्र नहीं होगा, नहीं होगा, वो कल्पना से बनेगा और उसी पे मूर्ति बनेगी, और ये हज़ारों साल वो मंदिर रहेगा आगे। नहीं, तो वो कैसे, मतलब आपने व्यक्ति विशेष नहीं देखा है, आपने कुछ नहीं, कल्पना पे नहीं, ये ऐसे बोलता हूँ ना। हाँ। अब इसी में मैं बोलने वाला हूँ कि जैसे मैंने फादर से सीखा। हाँ। अब जैसे के जी बांसुरी बजा रहे हैं, जो कोई आदमी पेंटिंग कर रहा है, तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ पहले, क्यों मजाक की बात होगी तभी पता चले वैल्यू क्या चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के पास गया मैं, तो वो पेंटिंग बनाई है उसने, तो मुझे लगा यार इसने ये कोई बड़ा लंबा बना दिया है तो पीछे छोटी रह गई चीज़, तो मैं यार इसका ये पर्सपेक्टिव जो है ठीक नहीं है। अब उसने सुना पर्सपेक्टिव कोई चीज़ होती है ना, ठीक है जी। फिर कुछ दिनों के बाद आर्टिस्ट मुझे मिला, कहते यार आप आओ मेरी पेंटिंग देखो। हाँ। मैं देखा तो मेरे देखने से पहले बोला भाई मैंने पर्सपेक्टिव इसमें डाला हुआ है पहले ही। तो ये भाव मेरा कहने का ये है कि अगर नॉलेज है तो आप चीज़ को पकड़ भी लोगे और समझ भी सकते, तो बातों से तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने डाला तो घोल के डाला है जी, उसको बनाया, नज़र तो नहीं आ रहा कहाँ रखा आपने, ठीक है। तो जैसे कोई एक संगीतकार जो होता है बहुत बड़ा कलाकार होता है, तो गाने लगा, कहता है वो कंपोजर है तो उस्तादों को बोलता है यार आप इसको ऐसे बजाओ, वो कहता है खुद पहले बजा के दिखा मुझे। तो कहने का भाव ये है कि आपको उसके मापदंड सीखोगे तो नई पीढ़ी को मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, सीख के आओ
फिर अपने मार्केट में जाओ, वरना जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी से ये होगा कि आर्ट का तसव्वुर है आपके इनर से, इनर सोल से। तो आप अपनी सोल को छोड़ के सोसाइटी में घूम रहे हो, कहीं इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, तो आपको कोई वो वैल्यू नहीं मिलेगी। विजय जी, जो मेरे पीछे एक ये आर्ट आपने किया हुआ है, जी। तो दर्शक बिल्कुल देख रहे होंगे, बिल्कुल वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं खुद इससे बड़ा मुतासिर हूँ कि इस आर्ट में क्या है, सिर्फ ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। ये ऐसा कि एक तो चीज़ है, ये शैली मुझे अपने फादर से मिली। अच्छा। तो अब इसमें एक चीज़ होता है, आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो हमारे फादर जो काम करते हैं, पहले मैं चीज़ को जोड़ता जाऊं ताकि पता चले उस्ताद से शागिर्द को चीज़ मिलती कैसे है। हमारे फादर ने एक इलस्ट्रेट की थी, वो पहले इलस्ट्रेट करते थे अखबारों में, कार्टून हो गए जैसे स्टोरी होगी, ऐसे शेख साहब की एक बुक छपी, शेख का नंबर, काफ़ी मोटी बुक थी। वहाँ पे हमारी स्टेट का राजा के टाइम से हमारे गुलाब सिंह से लेके क्या क्या चेंजेज आई, वो पूरा इलस्ट्रेट मेरे फादर ने किया हुआ। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे वहाँ से मिली, ठीक है। तो अब मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने मान लो कोई बुक पढ़ ली, जब मैंने गीता पढ़ी, गीता महाभारत, ठीक है, तो उसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, जब वो उपदेश देते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ये पहली नहीं बनाई, ये मेरी तीसरी चौथी पेंटिंग है इस सब्जेक्ट पे। हाँ, इससे पहले बनाई थी, तो दिल्ली में मेरा शो हुआ, तो 4 पेंटिंग मेरी ले ली अमर सिंह जी ने। अमर सिंह जी ने तो वहाँ पे किसी का काम सेल नहीं हुआ। हमारा फर्स्ट डे ही मेरे 5-6 वर्क हमारे सेल हुए, उसमें 4 मेरे थे, 2 मेरे भाई साहब के छोटे, अमित नाम थे। तो अब इसमें ऐसा है कि अब ये भी मैं चीज़ क्लियर करूं, लोग शायद सोचें ये कैलेंडर का आर्ट है, ये कैलेंडर नहीं है। इसमें मैं क्लियर करूं कि महाभारत का टाइम जब वो उन्होंने उनको विराट रूप दिखाया अपना, तो अब विराट का मतलब होता है बड़ा, तो जो विराट है वो अर्जुन भी पूरा देख नहीं पाया। बिल्कुल। तो मर गया कि वो थोड़ा दहशत में हो गया, कहता है यार ये तो मेरा सखा पहले खड़ा था इधर, इसने ऐसा रूप बना लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं घबरा रहा हूँ, करूँ क्या। तो ये वही विराट रूप दिखाया गया है, जिसमें उस टाइम उन्होंने बोला सूर्य मैं हूँ, है राम भी मैं, कृष्ण सब, ब्रह्मा विष्णु में जो भी उन्होंने बोला, सभी ताकतों का मैं ही करता हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ है। तो जो ये मैंने बनाया गया, ये उसका वो रचना दिखाई, गैलेक्सी दिखा दी, लाइटें दिखा ली, सूर्य चंद्र सारी रोशनी। तो उसमें एक वाक्य आता है कि वो कहता है उसका तेज इतना था कि लाखों सूर्य से भी ज़्यादा। बिल्कुल। तो उसको परमात्मा ने अपना वो दिखाया, मगर अर्जुन ने भी पूरा नहीं देखा, उन्होंने बोला कृपा करके आप अपने सहा रूप में आ जाइए, अपने, ठीक है, उसी रूप में आ जाइए। तो उसमें उसका एक ये पेंटिंग है, ये 20 की कड़ी है। इससे पहले मैं बनाई थी, अर्जुन खड़ा, तो वो सुन रहा है, यहाँ पे अर्जुन नहीं है, यहाँ खाली कृष्ण है, वो विराट रूप ही है खाली इसमें। तो आर्टिस्ट है कहीं से भी स्टोरी को लेके, तो वहाँ से अपने कल्पना से आर्ट को एकदम मज़ा ले सकता है आर्ट में। मतलब अब इतनी कहानी है इस जो आर्ट का मतलब है, देखो कि आर्ट में कोई चीज़ आपको सीधी नहीं मिलेगी, सीधी नहीं मिलेगी। आप बोलो ये लेके तो बना दो, वो नहीं मिलेगी। आपको इशारा दिया जाएगा, फिर आपने कल्पना में जाना है, जिसका मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल कि अपने ध्यान में जाना है, अपने कोने में जाना है, वहाँ जाके आपने इसको कल्पना से सोचना है। बिल्कुल। और जैसी ही कल्पना बनती जाएगी, आप पैलेट में रंग बनते जाएंगे, रंग आपको कोई नहीं बता रहा है ये ब्लू लगाओ येलो लगाओ, वो कल्पना का और आपका नज़रों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो हाथ चलता जाता है। और जितनी देर नशा रहता है उसका, पेंटिंग बनती है, जब नशा टूटा, लाओ पे चाय लाओ, थोड़ा आगे टेस्ट कर लें। आर्ट ऐसा ही होता है। तो आखिर में आपसे पूछना ये चाहता हूँ मैं, दर्शक भी यही, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि आप समंदर हो, समंदर से अगर थोड़ा सा पानी मुझे मिल जाए, पीने के लिए तो नहीं होता है वो, लेकिन बोलते हैं ना दिल को खुश रखने के लिए होता है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि समंदर से थोड़ी सी चीज़ें जो हैं अपने दर्शकों के लिए ले जाऊं, कि जो बच्चे आर्ट को मोहब्बत करते हैं, जो बच्चे आर्ट के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं, उनको उनका मनोबल बढ़े, उनका मनोबल ये बढ़े कि भाई आर्ट एक पूजा है, उसको पूजना है, वक्त आएगा वो आर्ट तुम्हें जो है कुछ ना कुछ तुम्हें स्थान देगा। तो क्या आप मैसेज उन यंगस्टर्स को, उन बडिंग आर्टिस्ट को देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि शायद हमारी जिंदगी का ये रास्ता नहीं? इसमें सीधा पहली बात है
पहली बात है, आर्ट के लिए आपको मान लो मैंने किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना है, उसको उत्तेजित करना है। बिना उत्तेजना के आप किसी भाव में जाओगे नहीं। ठीक है ना। तो अब वो चीज़ हमें चाहिए, इंस्पायरेशन चाहिए। ठीक है। अगर इंस्पायरेशन है तो हमारा विज़न थोड़ा लिफ्ट होगा। ठीक है। अब इमेजिनेशन वो तो अभी तजर्बे से होगा, इमेजिनेशन अभी इतनी जल्दी मिलेगा नहीं आपको। ठीक है। तो उसके लिए आपने पहले टूल इकट्ठे करो। तो आपको ड्राइंग अच्छी चाहिए तो किसी अच्छे आर्टिस्ट से, एक अच्छे टीचर से ड्राइंग के बारे में नॉलेज लीजिए, ड्राइंग क्या चीज़ है। फिर उससे पूछिए रोशनी क्या चीज़ है। तो इसके जितना भी सामान है, क्यों आर्ट का काम, अब आपने मोची की तस्वीर बनानी है तो आपको मोची खुद बनना पड़ेगा कि मोची वो उसको कैसे वो धागा लगाता है। ठीक है। आपने कपड़ा सीना तो दर्जी आपको खुद बनना पड़ेगा, ये हाथ ऐसे रखा है। डॉक्टर बने तो ऐसे करना पड़ेगा। तो आर्टिस्ट में पहली चीज़ कॉमन सेंस ज़्यादा चाहिए। आर्ट करने के लिए आपको कॉमन सेंस, आपको उस चीज़ के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है। ये होगी अवेयरनेस कि कहीं देख रहे हो तो उसको पढ़ो, लिखा हुआ नहीं, कुदरत को समझो यार क्या चीज़ है। आदमी उदास है, कैसे बैठा है, ये है। तो आपकी मेमोरी में थोड़ा सामान इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप सीखोगे और होगा। मतलब पूछो ज़्यादा, करो ज़्यादा, दिखाओ कम। जब आपके पास एक अच्छा सरमाया आ जाएगा आपके अंदर, तो फिर आप अपनी कल्पना से बहुत कुछ कर सकते हो। मगर उससे पहले कुछ नहीं। हमेशा सीखो, सीखो 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 बस। तो ये विजय जी थे हमारे साथ, जिन्होंने एक बहुत ही संक्षेप में एक बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो मोहब्बत करते हैं आर्ट के साथ, उनको कहा सीखो। और सीखने से ही जो है आप इस तक पहुंच सकते हो। एक स्टेज ऐसी आएगी जिस वक्त आप शायद महारत इसमें हासिल करेंगे। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम ऐसे ही लोगों से आपका जो है रूबरू करवाते रहेंगे।